गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आज का चैप्टर हम लोगों का रहेगा थर्मल कंडक्शन यानी ऊष्मा का चालन। ठीक है, ये क्लास 11 NCERT के तहत हम लोग देखेंगे कि ऊष्मा चालन क्या है, व्हाट इज थर्मल कंडक्शन। जैसा कि हम लोग को पता है कि थर्मल कंडक्शन मीन्स हीट ट्रांसफर वन मीडियम टू अदर मीडियम। ठीक है, या हीट ट्रांसफर वन प्लेस टू अदर प्लेस, या हीट ट्रांसफर वन साइडेड टू अदर साइडेड ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड थर्मल कंडक्शन। हमने तीन बात बोला। नंबर फर्स्ट हमने बताया कि हीट ट्रांसफर वन प्लेस टू अदर प्लेस, माने एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाता है, दैट इज कॉल्ड चालन। चालन यानी प्रवाह की दर, प्रवाहित होना, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचना, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। ये प्रवाहित होना कहलाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग मीडियम या अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग टाइप से ये हीट ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट हम देखेंगे चालन। कंडक्टर में कैसे हीट ट्रांसफर होता है, गैस में भी। मीडियम हमने बोला तो मीडियम में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आ जाते हैं। सॉलिड में भी हीट ट्रांसफर होता है, लिक्विड में भी हीट ट्रांसफर होता है, और गैस में भी हीट ट्रांसफर होता है। हीट ट्रांसफर होता है तो ये हम देखेंगे, अलग अलग फोकस करेंगे। सबसे पहले हम देखें कंडक्टर में ये हीट ट्रांसफर कैसे होता है। हीट ट्रांसफर यानी कंडक्शन, चालन कैसे होता है। कंडक्शन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे कंडक्शन। कंडक्शन यानी चालन। तो ये जो हीट ट्रांसफर होता है अलग अलग माध्यम में या अलग अलग वस्तु में, वो मेनली तीन टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है, तीन टाइप से। नंबर फर्स्ट को हम कंडक्शन बोलते हैं। नंबर सेकेंड हमारा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन यानी संवहन। एंड नंबर थर्ड होता है रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन नंबर फर्स्ट, रेडिएशन यानी विकिरण। हम लोग इन तीनों को डिटेल से समझने की सबसे पहले कोशिश करेंगे, फिर इस क्रम को आगे बढ़ते हैं। कंडक्शन यानी एक सिरा से दूसरे सिरे तक टेम्परेचर का यानी हीट का प्रवाहित होना, ये कंडक्शन होता है। ठीक है, चालन यानी कंडक्टर होना चाहिए। चालन के लिए कंडक्टर होना चाहिए। इसमें कंडक्टर यानी ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो कंडक्टर होगा वो सॉलिड टाइप का होगा। क्या होगा, सॉलिड होगा, ठोस प्रकार का होगा। तो सॉलिड में हम हीट ट्रांसफर कैसे करते हैं या हमारा हीट ट्रांसफर कैसे होता है, ये हम इस चालन के तहत देखेंगे। इसमें हीट एक सिरे से दूसरे सिरे तक धीरे धीरे प्रवाहित तो होता है, ट्रांसफर तो होता है, लेकिन पार्टिकल्स ऑफ द मैटर विल नॉट बी चेंज इट्स प्लेस।
वो अपना स्थान बिना बदले हीट को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यानी सपोज करें कि हमको ये इसको इस एग्जांपल से समझा जा सकता है कि हम यदि 10 मीटर की दूरी पर कुछ ईंट की धुलाई करना हो तो 10 बंदों को खड़ा कर दिया जाए या 20 बंदों को खड़ा कर दिया जाए हाफ मीटर पर, तो एक बंदा एक हाथ से ईंट पकड़ा, दूसरे हाथ से दूसरे को पकड़ा देगा, वो बंदा तीसरे को पकड़ा देगा, अपना जगह नहीं छोड़ेंगे सर, लेकिन ईंट को पकड़ाते चले जाएंगे सर। इस तरह से ये इस टाइप से जो कंडक्शन होता है, यानी दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कंडक्शन। ठीक है ना, कंडक्शन heat transfer in this type of conduction in which the particles of solid or body cannot be changed its place। ठीक है ना, अपना स्थान नहीं बदलते और ये हीट ट्रांसफर हो जाता है एक स्थान से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर। ठीक है, तो इसमें जो हीट ट्रांसफर हम देखेंगे तो वो हीट ट्रांसफर तो चलेगा यूनिफॉर्मली, लेकिन जो हमारा प्राथमिक यानी प्राइमरी एंड होगा वहां हीट ज्यादा रहेगा और हमारा जो एंड सिरा होगा वहां पर जो हीट जाते जाते क्या हो जाएगा, वहां कम हो जाएगा। ठीक है ना, यही रीजन है ये जो हम बर्तन को गर्म करते हैं खाना पकाने वाला, तो जो उसके सिरा यानी जो उसका पेंदी है सरफेस, ठीक है ना, जो डायरेक्ट टच होता है हीट से वो तो ज्यादा गर्म होता है, लेकिन उस पॉट का जो हैंडल होता है वहां तक हीटिंग आते आते बहुत नॉर्मल सी हो जाती है, वो हैंडल गर्म कम हो पाता है। ठीक है ना, तो दिस टाइप ऑफ कंडक्शन इज कॉल्ड चालन। इस टाइप के जो कंडक्शन होते हैं, हीट ट्रांसफर होते हैं, दैट इज कॉल्ड चालन, यानी कंडक्शन में आते हैं। नाउ सेकेंड हमारा है कन्वेक्शन यानी संवहन। इसके नाम से ही स्पष्ट है ये संवहन यानी समान रूप से वहन करते हैं। ये हीट ट्रांसफर जो होता है इसमें वो एक दूसरे को देते नहीं हैं, प्रभावित तो करते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये लेके ढोते हैं। वाहन करना माने ढोना, वाहन करना माने ढोना। वो स्वयं हीट को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। सपोज करें जैसा कि ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, एक हम किसी पॉट में लिक्विड ले लिए हैं, पानी ले लिए हैं, उसको हीटअप करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे तो जो हम अभी बताए पेंदी यानी सरफेस, डायरेक्ट कांटेक्ट टू द हीट जो पोर्शन है, उस पोर्शन से जो हमारा वाटर के पार्टिकल टच हैं, वो जैसे ही गर्म होता है, हीटअप होता है, वो क्या करता है, अपना स्थान बदल देता है और खट से वहां से बूंदनुमा बनेगा, ड्रॉप के उसमें बनेगा, बन के खट से निकल के कहाँ आ जाता है, ऊपरी सतह पर आ जाता है ना। तो इस चालन में यानी संवहन में, कन्वेक्शन में जो हमारे पार्टिकल हैं, मीडियम के पार्टिकल है, वो हीटअप होकर यानी हीट लेकर, उष्मा लेकर स्वयं अपना स्थान को एक जगह से दूसरे जगह चेंज कर लेता है। ठीक है ना। नाउ थर्ड, क्योंकि इसका एक रीजन है ये स्थान चेंज क्यों कर लेता है। जैसे किसी भी माध्यम के कण यदि हीटअप होगा तो उसका डेंसिटी कम हो जाती है, यदि गर्म होगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होगा तो वो पार्टिकल क्या करेगा, ऊपर आ जाएगा। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो पार्टिकल ऊपर आ जाएगा। ये अनवरत चलता रहता है, ये अनवरत ये कहानी चलती रहती है। नीचे जो हमारे कंटेक्ट ऑफ बेस का जो पार्टिकल ऑफ वाटर है
वो धीरे धीरे हीटअप लेते रहते हैं, हीटअप लेने के साथ साथ उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, और वो इस तरह से डेंसिटी कम होने ड्यू टू द लेस डेंसिटी ऑफ रिमेन वाटर, दैट पार्टिकल विल बी गोज ऑन, दैट पार्टिकल गोज ऑन, विल बी नहीं बट गोज ऑन, चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? ऑन द अपर लेयर, अपर लेयर पर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो इसमें कहने मतलब ये है कि यहाँ अभी कंडक्शन के केस में हमारे मीडियम के पार्टिकल या कंडक्टर के पार्टिकल एक अपने स्थान को छोड़ते नहीं है, यहाँ अपने स्थान को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। और नाउ थर्ड में हम देख रहे हैं रेडिएशन यानी विकिरण। यहाँ माध्यम के कण से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये रेडिएशन जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हीट एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक अटैक करती है, यानी जाती है। किस रूप में जाती है? ये जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, मैग्नेटिक फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म यानी इस फॉर्म में हमारा ऊष्मा का क्या होता है? विकिरण होता है, रेडिएशन होता है। जैसे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं सन। ठीक है, तो हमारे जो सन से जो हीट आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, अर्थ पर आ रहा है, जमीन पर आ रहा है, तो अभी हमने बोला इसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। तो हमें ये पता है कि ये जो लेयर है वायुमंडल का, इसके ऊपर स्पेस है, ठीक है ना, जहां की हवा भी नहीं है, यहां तक कि हवा भी नहीं है। तो जब हवा भी नहीं है तो इट मीन्स कि नो मीडियम, वहां कोई माध्यम नहीं है, स्पेस में कोई माध्यम नहीं है। तो यदि नहीं है, इसके बावजूद भी लाइट का ट्रांसफर क्या होता है? हो जाता है। यहाँ ये कहानी और है रेडिएशन के केस में। रेडिएशन हमेशा सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, यानी इन द रेडिएशन केसेस हीट ट्रेवल इन लीनियर फॉर्म, सीधी रेखा में करती है। कन्वेक्शन के केस में या कंडक्शन के केस में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ है कि रेडिएशन के केस में हीट क्या करती है? जाती है, ट्रेवल करती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑफ द पाथ, यानी वो सीधी रेखा में गति करती है। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमने देखा कि ऊष्मा का कंडक्शन होता है, चालन होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हीट इफेक्ट ऐसे पड़ता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी किसी सुचालक छड़ में ऊष्मा का चालन। किसी सुचालक छड़ में ऊष्मा का क्या देखेंगे हम? चालन देखेंगे। किसी सुचालक छड़ में ऊष्मा का चालन, ठीक है ना, यानी हीट ट्रांसफर इन मेटालिक रॉड। हीट ट्रांसफर इन मेटालिक रॉड, ये हम देखेंगे कि मेटालिक रॉड में हीट ट्रांसफर कैसे होता है। ठीक है, तो मेटालिक रॉड में यदि हम हीट ट्रांसफर देखना चाहें
ये हमने एक रॉड बना लिया, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि हमने यहां से यहां तक ये ए मान लिया, ए, ठीक है। इस सिरे का टेम्परेचर हमने मान लिया Q1, यहां हमने मान लिया Q2, ठीक है। तो ये यहां से जो हीट हमारा निकलेगा वो इस साइड में आ जाएगा, आएगा। और जैसा कि अभी हम कंडक्शन के केस में हमने देखा कि Q2 ये यदि हमारा सोर्स प्राइमरी इंड है, ये सेकेंडरी इंड है। प्राइमरी इंड मीन्स जहां हीटअप हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिस इंड को, तो ये यदि Q1 पर हम हीटअप प्रोवाइड कर रहे हैं तो Q2 will be always less than Q1 होगा। Q2 हमारा हमेशा क्या होगा, कम होगा Q1 से, ठीक है ना। तो इस केस में हमने जो देखा कि Q2 Q1 से क्या होता है, छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है, ये सोचने की बात है। ये जब हमने यहां से Q1 हीट दिया इन द केस ऑफ कंडक्शन का केस है, तो यहां से यदि हम 2-3 और भी परिच्छेद मान लो, और भी यहां भी हम अपना परिच्छेद बना लें, एक परिच्छेद मान लें हम यहां भी ऐसे बना के चेक करना चाहते हैं। ये हम 3 परिच्छेद यहां देख लिए, ठीक है ना। मान लें हम A1, A2 एंड A3 हैं। इसके बावजूद भी हमने यहां जो देखा, यानी Q1 पर जो हीट है उससे यहां कम है। यहां A2 पर यदि जाके देखते हैं तो भी यहां और कम है, A3 पर जाके देखते हैं तो भी यहां और कम है। ऐसा होता क्यों है, इसलिए होता है कि कुछ हीट इन परिच्छेदों से गुजरते गुजरते आगे आगे और आगे रेडिएट हो जाता है, क्योंकि ये सुचालक है ना, ये हीट का क्या है, हीट का कंडक्टर है। मेटल इज द कंडक्टर ऑफ हीट, वो हीट का कंडक्टर है। तो हीट का कंडक्टर यानी हीट ले भी सकता है और हीट छोड़ भी सकता है। तो ये जो माध्यम में, जिस माध्यम में इसको हीटअप कर रहे हैं, तो कुछ हीट तो यहाँ से जो स्टार्टिंग कांटेक्ट पॉइंट है, यहाँ से जितना हीट आगे चला वो आगे चलते चलते एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते जाते कुछ तो इसको हीट प्रोवाइड किया, और बाकी हीट कहाँ चला जाता है, रेडिएट हो जाता है, ठीक है। तो यही रीजन है, ड्यू टू दिस रीजन यदि हम A1, A2, A3 परिच्छेद को क्रॉस सेक्शनल एरिया पर हम कंपेयर करें टेम्परेचर को यानी हीट को, तो ये हीट हमारा इक्वलाइज नहीं मिलता, ठीक है ना। यह स्टेट कंडक्टर का यह स्टेट वेरिएबल स्टेट कहलाता है। यानी जैसे जैसे हम प्राइमरी पोर्शन से सेकेंडरी पोर्शन पर जाते हैं वहां हीट में कमी दिखती है, ट्रांसफर होता है लेकिन हीट में कमी दिखती है, क्योंकि कुछ हीट का पोर्शन माध्यम में रेडिएट हो गया, ठीक है ना। तो यही इस स्टेट को, इस रीजन को हम वेरिएबल स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल स्टेट। यानी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम हीट की मात्रा में वेरिएशन देखते हैं। दैट वेरिएशन ड्यू टू द रेडिएशन ऑफ हीट इन द मीडियम, ठीक है। तो ये वेरिएबल स्टेट हो गया। तो हमने एक और टॉपिक देखा वेरिएबल स्टेट का, वेरिएबल स्टेट, ठीक है। तो ये वेरिएबल स्टेट भी हम लोग देख लिए। एक और स्टेट आएगा स्टडी स्टेट।
क्या आएगा, स्टडी स्टेट। अब हम देखें स्टडी स्टेट क्या है। स्टडी स्टेट ये है कि यहां हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट हम यहां क्यू हीट दे रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। यहां मान लें कि 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, तो ये हीट देते देते आफ्टर सम टाइम जो हमारे आउटर पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, ये टेम्परेचर अब बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये जीरो से 50 तक पहुंचा होगा। अब ये टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। चाहे यहाँ कितना भी हीट देते रह जाओ, कितने देर तक देते रह जाओ, ये स्टेट यहाँ आके क्या हो गया, स्टडी हो गया, अस्थायी अवस्था प्राप्त कर लेगा। यानी जो वहां से हीट हमारा चला प्राइमरी स्टेट से, वो कंडक्टर के पार्टिकल को हीटअप करते हुए आगे लास्ट यानी सिरे तक गया, और अब बाकी जो पोर्शन है हीट का, बाकी मात्रा है, वो माध्यम में रेडिएट होता हुआ गया। तो वो जो रेडिएट होता हुआ गया तो इसका रेट फिक्स हो जाता है, ठीक है ना। और वो ड्यू टू द फिक्स रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ द हीट क्वांटिटी ये स्टडी स्टेट में पहुंच जाता है। ये पूरा सिस्टम क्या होता है, स्टडी स्टेट पे पहुंच जाता है। हम यहाँ हीट प्रोवाइड करते रहेंगे, ये 50 डिग्री पर रुक जाता है, ठीक है। ये एग्जांपल हम जैसे सिंपल से एग्जांपल ले लें स्टडी स्टेट के लिए, तो पानी को पानी का मान लें। यदि पानी का हम उबाल देखना चाहते हैं, उसमें एक थर्मामीटर यदि लगा दें, हीटअप शुरू करें, तो थर्मामीटर का रीडिंग बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। 100 सेंटीग्रेड जैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा, उसके बाद पानी का टेम्परेचर आगे ऊपर बढ़ना रुक जाता है, ठीक है ना। वो स्टडी स्टेट में पहुंच गया, स्टडी स्टेट में पहुंच गया। स्टडी स्टेट के बाद वो टेम्परेचर और भी बढ़ेगा, ठीक है ना, लेकिन वो कुछ समय के बाद बढ़ेगा। वो कुछ समय, वो समय कौन होता है, वो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वाटर। वो अवस्था परिवर्तन करने में वो ऊष्मा खर्च होती है, दैट इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, अवस्था परिवर्तन करने में जो ऊष्मा हमारी खर्च हो गई, वो ऊष्मा रेज इन टेम्परेचर के फॉर्म में हम नहीं देख सकते। वो लेटेंट हीट ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ आइस, हर पदार्थ के, हर एक पदार्थ के एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने के लिए वहां अब बर्फ है, बर्फ का यदि आइस है हमारे पास, तो आइस का टेम्परेचर कितना होता है, -4 सेंटीग्रेड ये होता है। यहाँ आप थर्मामीटर लगा दिए, एक थर्मामीटर हमने लगा दिया, इसको हीट करना शुरू कीजिए, तो हीट करना शुरू करेंगे तो ये -4 से जाएगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा। 0 पर आते आते, 0 टेम्परेचर पर आकर यह कुछ देर तक 0 ही रहेगा, ठीक है। और ये 0 इसलिए रहेगा कि यहां भी लेटेंट हीट ऑफ आइस के रूप में हमारे द्वारा दिया गया ऊष्मा इसमें अवशोषित हो रहा है, जा रहा है। और यदि इसका लेटेंट हीट ऑफ आइस यानी जितनी मात्रा हमारी लेटेंट हीट की है वो पहुंच जाए, उसके बाद फिर ये टेम्परेचर यहाँ से 1 2 अप टू 100 सेंटीग्रेड तक फिर ये बढ़ेगा। फिर 100 सेंटीग्रेड जाने के बाद ये फिर वहीं पहुंच जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वाटर। अब लेटेंट हीट ऑफ वाटर के तहत फिर ये क्या करेगा, रुकेगा वहां, फिर वहां से बढ़ना शुरू करेगा, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपर में जाएगा, यानी वाष्प का लेटेंट हीट में जाएगा। वो कहां से कहां तक जाएगा, 540 सेंटीग्रेड के बाद,
540 सेंटीग्रेड होने के बाद फिर वो रुकेगा, ठीक है ना। तो वहां से लेटेंट हीट ऑफ, क्योंकि वो लेटेंट हीट ऑफ वेपर हमारा ले रहा है, ठीक। तो ये कहानी है, तो यही रीजन है, ये स्टडी स्टेट हम लोगों ने यहाँ भी समझ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब चलेंगे समतापी पृष्ठ तथा ताप प्रवणता। समतापी पृष्ठ तथा ताप प्रवणता देखेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है। Now our next topic is isothermal surface and temperature gradient. Isothermal surface यानी समतापी पृष्ठ, समतापी पृष्ठ, समतापीय पृष्ठ, ठीक है। समतापीय पृष्ठ, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि समतापीय पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसका सरफेस, जिनका टेम्परेचर क्या हो, समान हो, इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल सरफेस। यानी यदि यहां से हम एक ले लें, तो ये जैसा कि समतापी पृष्ठ हम देखना चाहें तो यहाँ हम हीट दे रहे हैं, यदि क्यू हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये जो हमारा पृष्ठ दिख रहा है, ये इस पृष्ठ और इस पृष्ठ पर यदि टेम्परेचर इक्वल हो जाए, बहुत यदि पास पास के पृष्ठ देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वो हमारा पृष्ठ क्या होगा, इक्वल टेम्परेचर के दिखेगा। तो ये यदि हमारा दोनों के दोनों पृष्ठ इक्वल हो जाए, यानी थीटा डिग्री हो जाए, तो ये हम आइसोथर्मल सरफेस बोलेंगे, इक्वल समतापी पृष्ठ बोलेंगे, ठीक है ना। यानी इक्वल सरफेस बोलेंगे, इक्वल सरफेस टेम्परेचर बोलेंगे। तो ये हमारा है समतापी यानी आइसोथर्मल सरफेस। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, तो एक्चुअल में हम कितना भी ये पास पास यदि सरफेस रख लें तो एक्चुअली ये है कि वो दोनों टेम्परेचर इक्वल होता नहीं है, नहीं होता है ना, ड्यू टू द रेडिएशन इन स्फीयर एटमॉस्फेयर ऑफ हीट। कितना भी हम पास में यदि दो सरफेस रख लें तो वो हीट इक्वल
नहीं होता, तो यदि नहीं होता उस केस में हम यदि इन दोनों पृष्ठों को देखें कि यहाँ का पृष्ठ हमारा थीटा है, थीटा टेम्परेचर यदि थीटा डिग्री पर है, तो यहाँ का जो पृष्ठ है इस पर थीटा माइनस डेल्टा थीटा हो जाएगा, थीटा माइनस डेल्टा डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा यानी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब हम यदि टेम्परेचर अच्छे इन दोनों पृष्ठों के बीच की डिस्टेंस को हम यदि एक्स मान लें, क्या मान लें, एक्स, स्मॉल एक्स मान लें, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी ताप में परिवर्तन विद रेस्पेक्ट टू द सम डिस्टेंस, यानी ये जो सम डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट हम निकालना चाहें, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल टू, तो हम क्या निकालेंगे, ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, तो ताप में परिवर्तन यानी सेकेंडरी माइनस प्राइमरी। ताप में परिवर्तन कैसे निकलेगा, परिवर्तन यानी कितना परिवर्तन हुआ, तो हम जो सेकेंडरी टेम्परेचर है उसमें से प्राइमरी को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हम यहां से ले लेंगे थीटा माइनस डेल थीटा माइनस ओरिजिनल डिवाइडेड बाई एक्स। ये यदि हम निकालें तो हमें क्या मिला, टेम्परेचर ग्रेडियंट हमें मिला, वो वैल्यू कितना मिल जाएगा, माइनस डेल थीटा डिवाइडेड बाई एक्स। ये रहा टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल टू, यहां हमें मिला वो माइनस साइन में मिला। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि प्राइमरी पोर्शन से सेकेंडरी पोर्शन या उससे आगे के पोर्शन पर जाने में हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। यही रीजन है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट हमें जो मिल रहा है, ताप प्रवणता, इसे ताप प्रवणता भी कहते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी ताप प्रवणता। ठीक है, तो ये निगेटिव वैल्यू मिलता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऊष्मा चालकता गुणांक। हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट, ऊष्मा चालकता गुणांक। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन। ठीक है, ऊष्मा चालकता गुणांक। ये क्या है, ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होता है। तो ऊष्मा चालकता गुणांक हम देखेंगे कि यदि हम किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हम यदि किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो ये हीट किन किन बातों पर निर्भर करेगा, ये हमें देखना है। तो नंबर फर्स्ट हम देख रहे हैं कि ये किस अनुप्रस्थ एरिया सरफेस पर, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया पर हीट हमारा अटैक कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है। ठीक, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कांटेक्ट सरफेस एरिया। क्लियर है,
ये होगा। नाउ सेकेंड हमारा है हीट टेम्परेचर ग्रेडियंट। जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है Q हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी डेल्टा थीटा बाई एक्स, इससे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नाउ थर्ड, ये और किन किन बातों पर निर्भर करेगा कि कितने टाइम तक हमने हीट प्रोवाइड किया, यानी T। ये 3 बातों पर निर्भर करेगा ना। तो इन तीनों को यदि हम मर्ज करके लिखना चाहें तो हमारा टोटल हीट Q प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, A डेल थीटा डिवाइडेड बाई एक्स इंटू टी। ठीक है, और यहां से हम ये प्रोपोर्शनल का यदि साइन चिन्ह हटाएंगे तो एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये यदि हम इक्वल टू में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा यहाँ K, वेयर K इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन। ये हमारा थर्मल कंडक्शन यानी उष्मा चालकता का गुणांक कहलाता है। ठीक है, यहां से हम यदि देखना चाहें कि ये इसको यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट को इफ वी प्रोवाइड टेम्परेचर ग्रेडियंट को एकांक कर दें, टाइम को क्या कर लें, एकांक कर लें यानी 1 सेकेंड कर लें, एरिया को क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी यूनिट कर लें, तो टोटल हीट प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम विल बी इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन। Q हमारा क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, इक्वल टू K हो जाएगा। तो यहां से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं क्या डिफाइन कर सकते हैं कि ए सिस्टम हैव यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट प्रोवाइड 1 second, then the coefficient of thermal conduction will be equal to total heat supply। ठीक है, तो इसको यदि हम इन सबको एकांक कर दें यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट को एकांक कर दें, क्रॉस सेक्शनल एरिया को एकांक कर दें, यूनिट कर दें एंड समय को 1 सेकेंड कर लें, तो हमारा टोटल Q विल बी इक्वल टू K हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये यहां से क्लियर हो गया। अब यदि हम K का यूनिट देखना चाहें, यूनिट ऑफ K देखना चाहें
तो वो भी हम यहां से निकाल सकते हैं। यूनिट ऑफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा क्यू टोटल हीट मल्टीप्लाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई एरिया इंटू डेल्टा थीटा इंटू टी। और Q को हम क्या बोलते हैं, Q हमारा क्या है, कैलोरी या किलो कैलोरी। तो ये यदि K का मात्रक हम ले लें तो ये हो जाएगा हमारा किलो कैलोरी प्रति मीटर सेकेंड प्रति, ये हो गया किलो कैलोरी प्रति मीटर सेकेंड प्रति सेंटीग्रेड। तो ये हमारा आ जाएगा यूनिट ऑफ के। ठीक है, ये हम आसानी से यहां से निकाल सकते हैं। ये यदि Q को हम इफ वी कैलकुलेट या मेजर Q इन किलो कैलोरी, देन किलो कैलोरी मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर एक कैंसिल हो गया, यहाँ आएगा ओनली मीटर। तो प्रति मीटर सेकेंड प्रति सेंटीग्रेड, दीज आर द यूनिट ऑफ क्या, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट टॉपिक विल बी नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल रेसिस्टेंस। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी में भी रेसिस्टेंस होता है ना, होता है। वो रेसिस्टेंस क्या होता है, वो क्या करता है रेसिस्टेंस, हल्का सा यदि हम प्रकाश डालें थर्मल वो इलेक्ट्रिसिटी के रेसिस्टेंस में, तो इलेक्ट्रिसिटी का रेसिस्टेंस होता है कि दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। वो रेसिस्टेंस होता है जो कि अपने से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। तो यहाँ हम देखेंगे थर्मल रेजिस्टेंस, यहाँ भी इसको हम डिनोट कर रखे हैं, डिनोटेड बाई आर से ही डिनोट कर रखे हैं, वहां भी आर से डिनोट होता है। तो वहां जो आर होता है ये आर इक्वल टू वी बाई क्या होता है, आई होता है। ठीक है, यहाँ जो हमारा वी है वो वी क्या है, वी हमारा क्या है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 मान लें, यानी डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो ये हमारा वोल्टेज है। आई देखना है तो आई क्या है, उसमें करंट फ्लो होता था, इसमें क्या फ्लो होता है, उष्मा फ्लो होता है। तो आई वहां जो करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो थोड़ा होता है, चार्ज फ्लो होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लेते हैं डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लेते हैं। यहाँ जो हम लेंगे वो हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट लेंगे। यहाँ क्या लेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी H लेंगे, वेयर H इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये हमारा क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, यानी H इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T। ये हमारा है Q डिवाइडेड बाई T, H है। ये वैल्यू हमको कहाँ पुटअप करना है, यहाँ पुटअप करना है। तो Q की वैल्यू यदि हम देखना चाहें तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, जैसा कि अभी जस्ट इसके ऊपर हम लोग देखे हैं, Q इज इक्वल टू K A थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई L इंटू T ये होता था। तो ये जो T है, इस T से हम यहाँ भी डिवाइडेड बाई T है, तो यहाँ भी डिवाइडेड बाई T, यानी T से T हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम
थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई एच करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट में चला जाएगा, यानी ये हो गया एल डिवाइडेड बाई के इंटू ए इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई एच, ये निकल गया। दिस इज कॉल्ड आर, इसे हम थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी ये जो वैल्यू आई आर इक्वल टू क्या मिल गया हमें, एल डिवाइडेड बाई के इंटू ए, वेयर एल क्या है, एल है दो सरफेस के बीच की डिस्टेंस। वो जो अभी फार्मूला में डेल एक्स या एक्स हम लोगों ने डिनोट करके चला था, स्मॉल डिफरेंस ऑफ द टू लेयर, तो वो हम यहां ले लिए हैं एल। तो ये एल डिवाइडेड बाई के इंटू ए इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द थर्मल कंडक्शन, ठीक है ना। तो ये थर्मल कंडक्शन का रेसिस्टेंस हो गया, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी, यदि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हों, यदि दो कंडक्टर हमारे श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में, जैसे वहां भी रेसिस्टेंस श्रेणी या समांतर क्रम में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ते थे, यहां यदि जुड़े हो तो ये आर देखेंगे हम कि ये इस आर का बिहेवियर क्या उसी तरह से है, तो वो हम अभी चेक करेंगे। अब नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन। यदि हम दो चालक का सीरीज कॉम्बिनेशन में थर्मल रेसिस्टेंस देखना चाहेंगे, टोटल हीट ट्रांसफर देखना चाहेंगे, देखते हैं क्या आ रहा है। तो सपोज करिए ये हमारा एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ये भी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम कंडक्टर में रखे हैं, ए यहाँ भी हमारा सेम है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तीनों सेम है। लेकिन ये जो हमारा प्राइमरी एंड है, ये टेम्परेचर यदि हमारा थीटा 1 है, मिड को हमने थीटा मान लिया एंड सेकेंड एंड को हमने मान लिया थीटा 2, तो यहाँ से हीट यानी रेट ऑफ हीट हम निकालना चाहे, रेट ऑफ हीट निकालना चाहें, तो ये हम जैसा कि जानते हैं ये होता है Q डिवाइडेड बाय T। अब यदि हम Q निकाले टोटल हीट सप्लाई, तो यहाँ टोटल हीट सप्लाई हमारा क्या निकल के आएगा, K यहाँ से यहाँ टोटल हीट सप्लाई यानी इन बिटवीन थीटा 1 एंड थीटा। हम यदि दर निकालेंगे तो दो पृष्ठों के बीच निकालेंगे ना, इन बिटवीन टू सरफेस हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालना चाहेंगे। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालना चाहें थीटा 1 एंड थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, K इंटू ए थीटा 1 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई L1 इंटू टी। तो यहाँ टी होता था Q के लिए, तो यहाँ डिवाइडेड बाई टी आ गया, तब यहाँ टी की जरूरत नहीं है। अब ये हमारा आ गया इन बिटवीन थीटा 1 एंड थीटा। यदि थीटा एंड थीटा 2 में देखें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट तो सेम होगा, इक्वल होगा। वहां जो करंट हम देखते थे कि इन द सीरीज सर्किट करंट विल बी सेम, क्योंकि एक ही पाथ होता था, तो एक ही पाथ होगा तो जो करंट चलेगी वो लास्ट तक प्रवाहित होगी, फ्लो होगी। यहाँ भी जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो क्या होगा, इक्वल होगा, चाहे इसमें हम कितना भी सेक्शन काट दें, ठीक है ना। तो नाउ सेकेंड सेक्शन के लिए हम यदि देखें, यानी थीटा एंड थीटा 2 के बीच में देखें, तो यहाँ भी हमारा इक्वल हो जाएगा के ए, यहाँ हो गया थीटा माइनस थीटा 2 और डिवाइडेड बाई L2, ये हुआ। तो ये हमारा रहा हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये इन दोनों से, इससे ये और ये हमारा क्या है, इक्वल है।
इसको बाई सॉल्विंग दीज, इसको हम सॉल्व करेंगे और इस थीटा की वैल्यू को क्या करना चाहेंगे, फाइंड आउट करना चाहेंगे। हम इसको थीटा की वैल्यू को हम फाइंड आउट करना चाहेंगे। हम टोटल देखना चाह रहे हैं यहां से यहां तक हीट ट्रांसफर का जो रेट है ना, उसमें थीटा की भूमिका क्या है। तो यहां से यदि थीटा हम सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा, के ए थीटा 1 डिवाइडेड बाई L1 माइनस के ए थीटा डिवाइडेड बाई L1 इक्वल टू के ए थीटा डिवाइडेड बाई L2 माइनस के ए थीटा 2 डिवाइडेड बाई L2। अब यहां से हम इस पोर्शन को लाना चाहेंगे इधर और इसको ले जाना चाहें इधर, जहां थीटा वाले को एक साथ करेंगे, थीटा 1 थीटा 2 को एक साथ करना चाहेंगे। तो ये हम करना चाहें तो क्या मिलेगा, यहां से हमारा हो गया के ए थीटा 1 डिवाइडेड बाई L1 माइनस प्लस के ए थीटा 2 डिवाइडेड बाई L2 इक्वल टू के ए थीटा डिवाइडेड बाई L2 और ये यहां से प्लस हो जाएगा के ए थीटा डिवाइडेड बाई L1। ठीक है, यहां से हम यदि सॉल्व करना चाहें तो थीटा निकाल दें, के ए प्लस L2 एक सेकेंड, ये यहां से हम ए को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं। ए को कॉमन लेके क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें, तो यहां बच जाएगा हमारा के थीटा 1 बाई L1 प्लस थीटा 2 बाई L2 इक्वल टू हो गया के थीटा इन ब्रैकेट 1 बाई L2 प्लस 1 बाई L1 ये बचा, या यहां से हम लिख सकते हैं R थीटा इक्वल टू के से के को भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। थीटा इक्वल टू हो गया थीटा 1 बाई L1 प्लस थीटा 2 बाई L2 डिवाइडेड बाई 1 बाई L1 प्लस L2 प्लस 1 बाई L1। तो ये हमारा वैल्यू आ गया थीटा का, और ये जो थीटा का वैल्यू आ गया, इस थीटा की वैल्यू को हम कहां पुट करना चाहेंगे, फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट में। ठीक है ना, तो वहां यदि फ्लो ये जैसा कि अभी हम फार्मूला में ऊपर से हम लोग K1 K2 को के ही लेके चल रहे थे। यदि ये दो पदार्थ के चालक हम ले लें, मान लें कि दो पदार्थ के चालक हैं, अलग अलग चालक हैं, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया के दो चालक यदि हम जोड़ रखे हैं, सपोज करें एक पोर्शन हमारा कॉपर का मेटल है, सेकेंड हमारा एल्यूमिनियम है और आयरन है, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में K1 और K2 क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा ना। यदि हम सेम R नहीं चाहते हैं, K1 K2 अलग चाहते हैं, तो ये हम K1 अलग अलग मटेरियल ले लेंगे सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया के। उस केस में थीटा इक्वल टू ये जो K1 K2 को हम कैंसिल आउट कर रहे थे वो कैंसिल आउट नहीं होगा, बल्कि K1 K2 ये लेके चलेंगे, तो ये हमारा थीटा की वैल्यू ये मिलेगा K1 थीटा 1 डिवाइडेड बाई L1 प्लस K2 थीटा 2 डिवाइडेड बाई L2 टोटल डिवाइडेड बाई K1 बाई L1 प्लस K2 बाई L2।
ये इस तरह से फिर हम सॉल्व किए तो ये हमारा आ गया k1 θ1 L2 प्लस k2 θ2 L2 डिवाइडेड बाय k1 L2 प्लस k2 L1। क्लियर है? ये हमारा किसका वैल्यू है? थीटा का वैल्यू है। यहाँ से यदि हम h इक्वल टू अभी देख रहे थे q बाई t यानी k1a डिवाइडेड बाई L1 और यहाँ क्या था θ1 माइनस थीटा। इसमें यदि हम थीटा की इस वैल्यू को पुटअप कर दें, यहाँ पुटअप कर दें तो हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम देखें वैल्यू को, हम थीटा की वैल्यू को पुटअप करें तो ये हमारा हो गया k1a बाई L1 इन ब्रैकेट θ1 माइनस k1 θ1 L2 प्लस k2 θ2 L1 डिवाइडेड बाई k1 L2 प्लस k2 L1। क्लियर है? और ये इसको यहां से हम यदि सॉल्व करें, ये वैल्यू पुटअप रखने के बाद हम यदि इसको सॉल्व करते हैं तो ये हम पहुंचेंगे कि हमारा ये वैल्यू मिल जाएगा a θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई L1 बाई k1 प्लस L2 बाई k2। क्लियर है? और यहां से ये हमारा क्या निकला? h निकला। h इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है? h इज इक्वल टू दिस थिंग मीन्स क्या? हमें क्या चाहिए? r चाहिए। हमें चाहिए r इज इक्वल टू हमने स्टार्टिंग में लिखा था v बाई आई। ठीक है? तो v बाई आई यानी हमें चाहिए θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो ये हमें चाहिए यहाँ से θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई h। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी यहाँ हमें मिलेगा L1 बाई k1 प्लस L2 बाई k2 इन ब्रैकेट 1 बाई a। ये मिला, ये हमारा मिल गया r। यानी यहां से हम देख रहे हैं ये क्या हो गया? L1 बाई k1 a प्लस L2 बाई k2 a। ये मिला। ये हमारा क्या है? ये हमारा है R1 और ये हमारा क्या है? R2। यानी R इक्वल टू इस तरह से इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन हमने देखा कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 ये वैल्यू मिली। यानी यहां भी ये भी लाइक है सिमिलर टू द रेसिस्टेंस ऑफ किसमें? इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस होता था, सिमिलर उसी टाइप से हमारा यहाँ भी रेसिस्टेंस ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी बिहेव कर रहा है। ठीक है? तो ये हमने देख लिया आज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्शन। लास्ट टॉपिक हम लोग का इस चैप्टर का है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। साथ ही कुछ और भी जो टॉपिक होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड वो टॉपिक भी कवर किया जाएगा। और ये वीडियो यदि अध्ययन अध्यापन में सुविधा प्रोवाइड करे, सरलता प्रोवाइड करे, तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें। थैंक यू वेरी मच। शेयर इसलिए करें ताकि भारत के प्रधानमंत्री का विचारधारा हम सब लोगों के लिए मार्गदर्शन के रूप में कार्य करे। सबका साथ, सबका विकास। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।